ईयर 1961 में इंडिया को तोड़ने के लिए सीआईए ने एक 20 साल के अमेरिकन लड़की को एक बुद्धिस्ट राजा के बेडरूम में प्लांट कर दिया। राजा को लगा ये सिर्फ प्यार है, एक इत्तेफाक है, पर इंडिया की एक एजेंसी को पूरा शक था कि ये सिर्फ प्यार नहीं, एक कोल्ड वॉर की शुरुआत है। ये कोल्ड वॉर इंडिया की आज़ादी से शुरू हुई थी। इसमें कई बड़े लोग, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। ये सब शुरू होता है 1947 से, जब सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी स्टार्ट हुई। कहने में तो ये सीक्रेट एजेंसी थी, पर इसका काम दुनिया को अमेरिका के हिसाब से चलाना, और जो भी देश अमेरिका के खिलाफ जाता उसको या तोड़ देते या गवर्नमेंट पलट देते थे। और सिर्फ 10 सालों में ही सीआईए इतनी पावरफुल हुई थी कि इनके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन थी। किस देश में किसकी सरकार है, अपोजिशन में कौन है, इस सब का ब्लूप्रिंट इनके पास था। इसी एजेंसी ने 1953 में ईरान में तख्ता पलट किया था। 1965 में इंडोनेशिया में लाखों लोगों का कत्लेआम करवा के इंस्टेबिलिटी क्रिएट करवाए थे। 1973 में चिली में भी तख्ता पलट करवाया था। ये इसलिए करवाया था कि ये देश अमेरिका के कंट्रोल के बाहर जा रहे थे। द गार्डियन के रिकॉर्ड बताते हैं सीआईए ने ऑफिशियली 50 से ज्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट गिराई है। सिर्फ एक अकेली एजेंसी की वजह से ऑलमोस्ट हर एक कॉन्टिनेंट में जंग छिड़ी है। कितने ही देश आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और मिडल ईस्ट में कुछ ही देश बचे होंगे। अफ्रीका में तो 2 वक्त की रोटी भी अमेरिका से इंपोर्ट करवानी पड़ती है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, तब अमेरिका को लगा इंडिया एशिया में एक पपेट स्टेट बन सकता है, तो अमेरिका ने सीआईए के जरिए इंडिया को भी एक बड़ा निशाना बना दिया। सीआईए ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी इंडिया के आसपास के देशों में वॉर भड़काने में, इंडिया को टेररिस्ट का शिकार करवाने में। 1947 में दुनिया 2 हिस्सों में टूट रही थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों यही चाहते थे कि इंडिया अपने साथ आए, मगर जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग रास्ता अपनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, किसी के साथ नहीं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में 121 देश शामिल हुए, मतलब दुनिया की मेजॉरिटी इंडिया के साथ। ये अमेरिका के डोमिनेंस के लिए खतरा था, इसलिए सीआईए ने अपना काम शुरू कर दिया। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1955, उस वक्त इंडिया और चाइना एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। एशिया के ये 2 सबसे बड़े देश अगर एक साथ आते तो ये अमेरिका के डोमिनेंस के लिए खतरा बन सकता था। और यही से शुरू होती है एक साजिश, जिसके पीछे सीआईए और ताइवान के एजेंट्स थे। बॉम्बे से जकार्ता जा रही फ्लाइट में चाइना के प्राइम मिनिस्टर जोउ एनलाई और कश्मीर प्रिंसेस बंडंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाने वाले थे। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस प्लेन में सीआईए ने टाइम बॉम्ब प्लांट किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जोउ एनलाई का प्लान कैंसिल हो गया। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि उन्हें पहले ही किसी तरह इशारा मिल गया था, मगर प्लेन ने फिर भी उड़ान भरी और कुछ ही देर बाद रास्ते में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें कश्मीर प्रिंसेस क्रैश हो गई और 16 लोगों की जान चली गई। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस पूरे हमले का इल्जाम अमेरिका ने बड़े होशियारी से इंडिया के सर पे डाल दिया, ताकि दुनिया को लगे कोई ये इंडिया की साजिश थी, ताकि इंडिया और चाइना की दोस्ती खत्म हो जाए। ये इंडिया के ऊपर एक बड़ा डिप्लोमेटिक दाग था जो मिटाना जरूरी था। और एक यंग इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर ने इस केस को सॉल्व किया और प्रूफ कर दिया कि इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं था। ये दाग मिटाने वाले उस ऑफिसर का नाम था रामेश्वर नाथ काव, RN काव। ये नाम याद रखना, क्योंकि यही नाम इंडिया की तकदीर बदलेगा। लेकिन कश्मीर प्रिंसेस सिर्फ एक छोटा झटका था। सीआईए का असली सबसे बड़ा गेम अभी शुरू होने वाला था, और उसका टारगेट था इंडिया का सबसे सेंसिटिव बॉर्डर। ये देखो, ये है तिब्बत, बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में, और चाइना के साउथ में एक बफर जोन, मतलब इंडिया और चाइना के बीच एक नेचुरल सेफ्टी कुशन। पर 1950 में चाइना ने तिब्बत पर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया, तो अमेरिका ने सीआईए के जरिए अपना काम शुरू किया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सीआईए ने सीक्रेटली तिब्बतियन फाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया। इन्हें कोलोराडो में मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार भी दिए गए, ताकि ये लोग चाइना के अंदर गोरिल्ला वॉर चला सके। ये समझो, अमेरिका खुद सीधा चाइना से नहीं लड़ रहा था, अमेरिका तिब्बत को इस्तेमाल कर रहा था एक प्रॉक्सी की तरह, चाइना को अंदर से
से अनस्टेबल करने के लिए। जब CIA ने तिब्बत में आग लगाई तो चाइना अपनी हिमालय बॉर्डर को लेकर और ज्यादा अग्रेसिव हो गया और उसमें ही 1959 में दलाई लामा अपनी जान बचा के तिब्बत से भागते हैं और इंडिया आ जाते हैं और इंडिया उनको शरण देता है। लेकिन चाइना इस डिसीजन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। चाइना को लगता है कि इंडिया CIA के तिब्बतन ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका की बनाई हुई आग का शक सीधा इंडिया पर आ गया और यहाँ से चाइना अपना असली चेहरा दिखाता है। 1962 में चाइना सीधा इंडिया पर अटैक करता है। इंडिया उस वक्त वॉर के लिए तैयार नहीं था और इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हजारों इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए और इंडिया का एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन आज तक चाइना के कब्जे में है। और ये इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके पास दुनिया की सब कुछ ट्रैक करने की जिम्मेदारी थी, एक कम्प्लीटली फेल हो गई। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर होती है। इस वॉर में हम जीत के भी हार गए क्योंकि इसके एक साल बाद ही हमारे सबसे दो बड़े लीडर का मर्डर हो गया। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा, ये दोनों हमारे देश को न्यूक्लियर पावर्ड बनाना चाहते थे। इसमें भी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो कम्प्लीटली फेल हो गई। फिर सितंबर 21, 1968 में PM इंदिरा गांधी ने आर्यन काव को बुलाया और एक ऐसी एजेंसी बनाने को कहा कि वो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को पहले ही ट्रैक कर सके। IB को ये बात पता चलती है, तब IB ने ट्रेंड ऑफिसर्स देने के लिए मना कर दिया। तो सिर्फ 250 ऑफिसर के साथ आर्यन काव ने एक बंद पड़े थिएटर को अपना हेडक्वार्टर बना दिया। दूसरी तरफ थी 20 साल पुरानी CIA, हजारों ऑफिसर्स, और एक तरफ थी हमारी अभी अभी बनी रॉ। और फिर भी रॉ ने कई बड़े बड़े ऑपरेशंस किए। 1961 में CIA ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से तोड़ने के लिए 20 साल की एक अमेरिकन लड़की को सिक्किम में रानी बना के भेजा। देखो ये है सिक्किम और यहाँ नीचे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिर्फ 22 किलोमीटर की एक छोटी सी स्ट्रिप, इंडिया का चिकन स्नेक। इसका मतलब समझो, अगर सिक्किम इंडिया के खिलाफ हो जाए तो इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट हो सकता है और अगर एक कॉरिडोर कट होता है तो इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट बाकी इंडिया से पूरा अलग हो जाता है। CIA ने इस ज्योग्राफी का फायदा उठाने का सोचा और एक ऐसा मूव खेला जो इंटेलिजेंस हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। अपनी ही एक एजेंट को सिक्किम की महारानी बना दिया। सिक्किम के बुद्धिस्ट किंग पाल्डेन थोंडुप नामग्याल विंडमेयर होटल दार्जिलिंग में रुके थे और होटल में मिलती है एक 20 साल की अमेरिकन लड़की होप कुक जो दार्जिलिंग घूमने आई थी। दोनों की दोस्ती हुई और उन्हें प्यार हुआ। फिर 1963 में उनकी शादी हुई और होप कुक सिक्किम की महारानी बन गई। और फिर एक पैटर्न शुरू हुआ, अमेरिकन एम्बेसडर बार बार सिक्किम आने लगता है होप कुक को मिलने के बहाने से और हर बार एक ही चीज होती थी, एम्बेसडर के जाने के बाद महारानी एंटी इंडिया बयाने देती। वो कहती सिक्किम को इंडिया से आजादी चाहिए, सिक्किम एक अलग देश बनना चाहिए। धीरे धीरे ये बात लोगों के दिमाग में बैठने लगी। एक नया सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा था सिक्किम में और CIA यही चाहती थी, सिक्किम को इंडिया से तोड़ो, इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली एक्सपोज कर दो। और ये बात जैसे ही रॉ को पता चलती है, रॉ ने तुरंत काम शुरू कर दिया। एक यंग रॉ ऑफिसर को सिक्किम भेजा गया इस पूरी साजिश को रोकने के लिए। उनका नाम था अजीत डोवाल। मिशन साफ था, CIA की प्लांट की हुई क्वीन को उसके ही प्लान में हराना। डोवाल और रॉ ने ग्राउंड पर काम शुरू किया। उन्होंने सिक्किम के ऐसे लोकल लीडर्स को ढूंढा जो जेन्युइनली डेमोक्रेसी चाहते थे। रॉ ने इन्हें सपोर्ट दिया और धीरे धीरे सिक्किम के ग्राउंड पर एक नया सेंटिमेंट बनने लगा। लोग कहने लगे राजा नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। ये सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अप्रैल 1975 में सिक्किम में एक रेफरेंडम कराया गया। लोगों से सीधा पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए और जवाब चौंकाने वाला था। 97.5% लोगों ने इंडिया से मर्जर चूज किया और 16 मई 1975 को सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। CIA ने जिस क्वीन को इतनी मेहनत से प्लांट किया था वो मिशन पूरी तरह फेल हो गया और इस बार रॉ ने CIA को उसी के गेम में चेकमेट कर दिया। अब बात करते हैं रॉ की और दो बड़ी जीतों की और इसमें से एक जीत ने तो इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना दी। इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, CIA के स्पाई सैटेलाइट हमेशा इंडिया के ऊपर नजर रखते थे। कोई बड़ा मूवमेंट होता तो CIA को तुरंत पता चलता। तो रॉ ने एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया।
बनाया। उन्होंने CIA के सैटेलाइट का पूरा शेड्यूल स्टडी किया कि वो सैटेलाइट दिन में कितनी बार इंडिया के ऊपर से गुजरते और उसमें ही एक ब्लाइंड स्पॉट मिल गया। और फिर आया 18 मई 1974 का वो दिन, इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि CIA को जब पता चला तब बॉम्ब फटा था। दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ नहीं देखा। इंडिया अब दुनिया का 5वां न्यूक्लियर देश बन चुका था, लेकिन रॉ का असली मास्टरपीस एक और ऑपरेशन अभी बाकी था। अब बात करते हैं कहूटा की। पाकिस्तान ने 1971 की शिकस्त के बाद एक ही गोल रखा, न्यूक्लियर बम बनाना। रॉ को पता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा है, पर एग्जैक्ट कहाँ बना रहा है ये नहीं पता था। रॉ के एजेंट्स ने कहूटा फैसिलिटी के खान रिसर्च लैब के बिल्कुल पास एक नाई की दुकान में काम करना शुरू किया। एजेंट्स ने उनके बालों का सैंपल चुपके से कलेक्ट किया और लैब में टेस्ट किया। उसमें बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के हाई रेडिएशन ट्रेसेस मिले। कंफर्म, कहूटा में पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। फिर रॉ ने एक इनसाइडर ढूंढा जिसने पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट सिर्फ $10,000 में देने की बात की। अब प्लान पूरा रेडी था, ब्लूप्रिंट रॉ के हाथों में था, बस एक आखिरी काम बाकी था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की फाइनल अप्रूवल। मगर 1977 में इंडिया की पॉलिटिक्स ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरा मिशन को खतरे में डाल दिया। उस साल इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया और मोरारजी देसाई इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि देसाई का मानना था कि इंदिरा गांधी ने रॉ का गलत तरीके से इस्तेमाल किया अपने अपोजिशन लीडर्स की जासूसी करवाने के लिए और उनके ऊपर नजर रखने के लिए। देसाई ने आर्यन काउ को, जो रॉ के फाउंडर थे, उन्हें फोर्स रिजाइन करवा दिया। देसाई ने रॉ के 600 से ज्यादा टॉप ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल दिया और बॉम्बे, बेंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, पटना और जयपुर, इन 7 रीजनल ऑफिसेस को बंद कर दिया गया जहां से रॉ अपना इंटेलिजेंस का नेटवर्क चलाता था। अगर ये एंगल नया लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो।